अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का और आज हम सवाल लेकर आए हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में बजट 2019-20 का कि जो बजट जो हुकूमत की जानिब से पेश किया गया है इस पर ज़्यादातर जो है वो मुखालफत सामने आ रही है और मुख्तलिफ हल्के ख़ास तौर पर बिज़नेस कम्युनिटी जो है इसमें बहुत सारे रिजर्वेशंस पेश कर रहे हैं। वो क्या क्या चीज़ें हैं कि जिसमें अभी थोड़ी गुंजाइश मौजूद है, कुछ कमेटियाँ बनी हैं, हुकूमत ने भी कहा है कि बिज़नेस कम्युनिटी हमसे आके बात करे तो हम जो है इसमें तब्दीली ला सकते हैं। वो क्या चीज़ें हैं कि जो अभी भी इस बजट में ऐसी हैं कि जिसको चेंज करने की ज़रूरत है। ख़ुद जो हुकूमत वक्त है उसके साबिक वज़ीर ख़जाना जो हैं असद उमर साहब, उन्होंने भी सवाल उठाया है इस बजट के कुछ चीज़ों के हवाले से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस लीडर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले हमारे साथ हैं जनाब सिराज कासिम तीली साहब, चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप और फॉर्मर प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, जो पाकिस्तान में जो ताजिर हैं वो आपकी बात को, आपकी गुफ्तगू को, आपके विजन को एज अ लीडर बहुत बेहतर अंदाज में समझते हैं। आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि सर आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। आपके साथ मौजूद हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट जनाब जुनैद इस्माइल माकड़ा साहब, आपको वेलकम कहते हैं जनाब। फॉर्मर प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जनाब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अंजुम निसार साहब, आपको वेलकम कहते हैं। और इसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जनाब आसिफ शेख जावेद साहब हमारे साथ मौजूद, आपको वेलकम कहते हैं। इसके अलावा कराची चैम्बर के मुख्तलिफ ओहदेदार और साबिक ओहदों पर रहने वाले शख्सियात और बिजनेस कम्युनिटी के बहुत इंपॉर्टेंट लोग भी हमारे सामने इस वक्त मौजूद है। सिराज कासिम तीली साहब, एक तो अब क्योंकि गुंजाइश मौजूद है बजट के अंदर, पहले वैसे तो ये सारी बातें पहले होनी चाहिए थी, जितनी भी मशावरत है या चीज़ें हैं ये इस तरफ जानी नहीं चाहिए थी बात कि वो अब कमेटी बनाएं या आप लोगों को बुलाएं या आपके नुमाइंदों को बुलाएं कि जनाब अब बताएं कहाँ टैक्स रखें, कहाँ ना रखें, क्या चीज़ें हटाएं। ये सारी बातें पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन चलें अब भी वो गुंजाइश दे रहे हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं वो कौन सी चीज़ें हैं कि जिसमें फौरी तौर पर हुकूमत को जो उन्होंने बजट पेश किया उसमें चीज़ें वापस लेनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रिजवान शुक्रिया आपका, आज का आप लोग यहाँ आए। देखिए, जहाँ तक इस बजट का ताल्लुक है ना, पहले मुझे ज़रा एक चीज़ डिफाइन कर रहे हैं तो कि बजट है क्या। जी देखो, इस बजट में ऐसा नहीं है कि हर चीज़ ख़राब है या हर चीज़ अच्छी है। इस बजट में कुछ चीज़ें तो ऐसी है कि मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी है। ठीक, बहुत अच्छी से मुराद ये है कि इसमें जितने इक़दाम किए गए नए टैक्स पेयर को लाने के लिए वो आज तक पहले नहीं हुए, वो बहुत अच्छे हैं। अब उस इक़दामात में कुछ ऐसी चीज़ें भी कर दी है जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को तंग करेंगी, वो नहीं होनी चाहिए थी। ठीक। और कुछ ऐसे टैक्सेस लगा दिए जो आम आदमी के ऊपर पास ऑन होने, वो नहीं होने चाहिए थे। ठीक। तो अब इसमें हमने एक बजट के एनोमलीज और ये सब डिटेलें बनाई है जिसको ये अंजुम और जुनैद लेके जाएंगे कल मीटिंग में। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बजट था या है जो अभी फाइनल नहीं हुआ, और आप जो बात कर रहे हो उसका जवाब ये है कि देखो वो आइटम जो पास ऑन हो रही है जिस पे असद उमर ने भी उठाया जी, और मैं समझता हूँ उसने सही उठाया, और वो आइटम्स जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियाँ पैसे नेट में थी और दे रही थी, उनको इनकी पॉलिसी के खिलाफ है। खुद जो ये कहते रहे, जब्बर जैदी साहब भी कहते रहे, शेख साहब भी कहते रहे, और इमरान खान खुद हर तकरीरों में ये कहता था कि कोई जो टैक्स दे रहा है उसको हम नहीं ख़राब करेंगे, ठीक, हम तो नए टैक्स पेयर लाएंगे। तो पहले ये बाइफरकेट करके वो टैक्स जो लगाया है और ख़ास तौर पे उन पे लगाया है जिनकी कैपेसिटी थी या नहीं थी। मिसाल के तौर पे बेवरेज इंडस्ट्री पे 100 अरब रुपए मिल रहे हैं, आपने और टैक्स लगा दिया। वो कह रहे हैं लग्जरी आइटम है ये। अब इसको लग्जरी कहते हैं जिस मुल्क में पानी साफ नहीं मिलता, जिस मुल्क में पीने का पानी नहीं मिलता, ये लग्जरी है गरीब आदमी की, जो 10-20 रुपए में 25 रुपए में बोतल पी सकता है, ये लग्जरी है उसके लिए। उनके पास लग्जरी और क्या है। मगर देखो बात यह है कि वो 100 अरब ले रहे हो आप उनसे। इसी तरह सीमेंट है, इसी तरह आप शुगर, अब शुगर लग्जरी है, चाय में आप पीते हो, बुनियादी जरूरत है। शुगर को आपने 8% उनके ऊपर था FD, उसको 17% कर दिया, और वो पहले ही उसकी कीमतें बढ़ती रही हैं पिछले एक साल में भी। आज शुगर ऑलरेडी मेरे हिसाब से 61 रुपए के ऊपर निकल गई KG पे। जी।
और मुझे तो अफसोस ये हुआ कि उस स्पीच में अहमद अजहर साहब कह रहे हैं कि शुगर सिर्फ 3 रुपये 65 पैसे बढ़ेगी। मेरे भाई, ये 3 रुपये 65 पैसे उसके लिए पूछो जो चाय में पीता है, जो मजदूर के लिए शुगर, मजदूर क्या करता है, चाय में चीनी ज़्यादा डालता है। क्यों डालता है? एनर्जी चाहिए। ठीक। अब उसको आपने महंगा कर दिया। आपने इस तरह की 2-4 आइटमें और महंगी कर दी। वो आइटमों को आपको नजरसानी करनी चाहिए ताकि इसका इम्पैक्ट पास ऑन ना हो, और ये पास ऑन होगा ना आम पब्लिक। जी जी। एक तो वो रोक दे, दूसरा जो डिस्क्रिशनरी पावर्स उसके साथ दिया आपने नेट टैक्स पेयर्स को पकड़ने के लिए, ठीक, उसमें करेक्शन थोड़ा सा ये कर दे कि जो टैक्स देने वाला है ना उसको हाथ ना लगाए, इसलिए कि देखो इसको मिसयूज ना किया जाए। हमारे यहाँ पावर्स को मिसयूज करके करप्शन बढ़ती है, ठीक, वो नहीं बढ़नी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और इस तरह तो मैं बोलता जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, मैं बिल्कुल मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। अंजुम निसार साहब, आप फरमाएं, क्या गुजारिशात जो है वो लेकर आप इस्लामाबाद या अरबाब इख्तियार तक पहुँचाना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम के जरिए भी? देखिए, शुक्रिया। बात तो आपने कहा कि सवाल है पाकिस्तान का जी। और मसला है अवाम के, पाकिस्तान के अवाम का। जहाँ तक बजट का ताल्लुक है, जैसे सिराज भाई ने बात की, ज़्यादातर इकदाम वो किए गए जो हमने कंज्यूमर को पास ऑन हो जाने हैं। यहाँ के महंगाई का नया तूफान आना है, अभी बजट पास नहीं हुआ है। अगर मौजूदा जो हालात है, जो मौजूदा शराइत है या जो प्रपोजल दिए गए हैं, अगर वो खुदा ना खासा किसी तरीके से मंजूर हो जाते हैं तो महंगाई का ना रुकने वाला तूफान आएगा, जो हम एक सर्कल कहते हैं। और किसी हद तक तूफान तो पहले भी आ चुका है। और अगर हम पिछले 1 साल को देखें तो अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें भी काफी हद तक तूफान ऑलरेडी मौजूद है। और एक बहुत बड़ा तूफान आया है जो आम आदमी नहीं समझे, वो है डिवैल्यूएशन की सूरत में। अगर हम जब कहते हैं कि आपकी जो जीडीपी साइज था, जो अगर 310-15 बिलियन डॉलर था, और आज डिवैल्यूएशन के नतीजे में 285 बिलियन डॉलर, यानी कि बगैर कुछ के 30 बिलियन डॉलर अपनी अपनी जीडीपी साइज नीचे कम कर दिया, जो पाकिस्तान अगर पहले 25-50 मुल्कों में आता था उससे बहुत नीचे चला गया है। अब जहाँ तक अपने बजट की बात की, हम क्या लेके जा रहे हैं? हम वो तमाम तजावीज़ लेके जा रहे हैं जो मुख्तलिफ सेक्टर्स को, मुख्तलिफ सेगमेंट्स को, मुख्तलिफ एरियाज को जो डिस्टर्ब करती हैं। ये हम इस चीज़ के खिलाफ नहीं है कि आपने ये क्यों लागू कर दी है। हम ये कहते हैं ये चीज़ें ग्राउंड रियलिटी से दूर है। ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो एप्लीकेबल नहीं हो सकती। अगर आप ये चीज़ें अप्लाई कर देंगे 1 जुलाई से, तो आपके जो रेवेन्यूज हैं, जो आपने एक बना दिया कि ये चीज़ यहाँ से हासिल होगी, ये बिजनेस से आपको मिसाल के शायद एडिशनल 2, 4, 5, 10 अरब मिल जाएंगे, वो शायद हासिल ना हो पाए, क्योंकि इनकी सेल्स कम हो जाएंगी, सेल बढ़ेंगे नहीं। किसी रेट पे भी आपकी जो लेवल होती है परचेजिंग पावर पैरिटी, वो नीचे आती चली जाती है। इसी तरह बेशुमार फाइनल अमाउंट तो वही रहेगा। आपने एक क्लास डाल दी है CNIC की, इंटेंशन आपकी सही होगी, क्या ये पाकिस्तान में एप्लीकेबल है कि आप हर अपने जिसको आप माल बेचो उसे CNIC ले लें? तो वहाँ गवर्नमेंट से कहना ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। शनाख्ती कार्ड KPK से अभी मैं आपको कहता हूँ 8-10 लाख शनाख्ती कार्ड अवेलेबल हैं, वो 500-500 में आपको शनाख्ती कार्ड बेच जाएंगे, आप उनको क्या पकड़ लेंगे? तो अगर आप एक सिस्टम बनाना चाहते हैं, पूरी चेन कंप्लीट करना चाहते हैं, तो विद इन फेजेज होगी। वी आर नॉट अगेंस्ट टैक्स, वी वांट टू इंक्रीज द टैक्स। 4200 टैक्स आप हासिल ना कर पाए, 500 बिलियन से शॉर्टफॉल है, 500 अरब रुपया। ठीक है, जब 5500 का टारगेट बनाते हैं तो आप मुख्तलिफ सेक्टर्स को कहते हैं, वो सेक्टर्स टैक्स पेयर्स हैं ऑलरेडी। वो तमाम तर आपके इकदाम के बावजूद, तमाम तर कोशिशों के बावजूद, काविशों के बावजूद वो 4200 आप हासिल नहीं कर पाए। इन्फ्लेशन के बावजूद आप 300-400 हासिल कर लेंगे, तो ये मुश्किल मौजूदा हालात जो दिगरदू होते चले जा रहे हैं, वो 5500 का भूल जाएं। 4500 पर आप जाएंगे तो मेरा ये डर है, मुझे ये खौफ है। और मैं जब आपने कहा कि ये सवाल मसला है अवाम पाकिस्तान का, जब IMF रिव्यू में जाएगा दिसंबर के अंदर जी, जो आपने टारगेट दिया IMF को ये इकदाम करने के लिए, वो IMF रिव्यू आपका वहीं पे खुदा ना खास्ता ब्रेक हो गया, तो इमीडिएट इम्पैक्ट क्या होगा? अनसर्टेनिटी, क्राइसिस, करेंसी का। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। प्रेसिडेंट साहब, आपकी तरफ हम आते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा चैम्बर है पाकिस्तान का, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैम्बर है, कराची चैम्बर जो है, और पूरा मुल्क जो है इसके ऊपर खड़ा हुआ है। मैंने आपसे CNG और ये LMG और ये बिजली की प्राइसेस पे भी बात करनी है, लेकिन उससे पहले ये फरमाएं कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है, ख़ासतौर पे कराची की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, ये डरी हुई है, एक खौफ में है, यानी इसकी सूरत हाल क्या है? क्या लोग क्या इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी ही अगर इन्वेस्टमेंट करेगी तो ही लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो ही मईशत का पहिया चलेगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत तो ये है कि पूरी कौम जो है, जब आपने ये सवाल उठाया ही है तो खौफ में है। ये खौफ जब पैदा हुआ कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक लोगों के सामने एक तस्वीर रख दी कि ये रियल फैक्टर है
कि हमारी इस मुल्क की मईशत पर तकरीबन इतने बिलियन रुपयों का जो है वो पिछले लोने लेके चले गए हैं ठीक। और अभी तक उनका हिसाब नहीं मिल रहा। तो जब उन्होंने ये रियल फैक्टर रखा तो ऑफ कोर्स हमारा फियर फैक्टर बढ़ गया कि क्योंकि अब आने वाला बच्चा भी जो है वो 2.25 लाख रुपए मकरूज़ के साथ इस दुनिया में कदम रख रहा है इस पाकिस्तानी के लिए। तो अब आप ये देखिए कि आज की करंट स्टेटस में और इस सिनेरियो में जब हम बजटरी प्रपोजल को जब हम एट वन ग्लैंस देखते हैं तो इनको जो टारगेट दिया गया रेवेन्यू कलेक्ट करने का, तो उन्होंने अपना बजट बनाया। स्टार्टिंग में तो 6.5 ट्रिलियन का दिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 3 दिन के अंदर में जब बजट अनाउंस होने वाला था तो 8.5 बिलियन ट्रिलियन का ये हो गया। ठीक। जब 6.5 का था तो उस वक्त जो इनका बजटरी डिफिसिट था वो 2.89 ट्रिलियन जो था वो आपने पिछले पैसे पेमेंट करनी है जो इंटरेस्ट की शक्ल में है और जो आपने लोने ली हैं, और इसके अलावा आपके पास 1.29 ट्रिलियन जो है वो आपने डिफेंस के बजट में देना है। जब आप -6.5 से करेंगे तो 1.92 आपका आ रहा था, जिस टारगेट पे हम उस वक्त अपना बजटरी प्रोपोजल चेंबर में बैठ के बना रहे थे। ऑल ऑफ ए सडन जब बजट अनाउंस हुआ तो दैट कम्स टू द 8.5 और उसका बजटरी जो डेफिसिट है वो भी काफ़ी सामने आ गया और इनके पास रेवेन्यू के टारगेट जो है वो 550 के आ गए। अब उन्होंने इसके ऊपर हमारे साथ जो है वो बैठ के बात की और जब हमने देखा कि इसके अंदर में बहुत सारी एम्बिग्यूटीज़ हैं, बहुत सारी रिजर्वेशंस हमारी हैं और ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम समझते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह सिराज भाई हर दफ़ा यही बात कहते आए हैं कि विद होल्डिंग टैक्स हमें एजेंट बना दिया गया। आज हमें CNSE कार्ड वसूल करने के लिए एक और काम दे दिया गया जो कि अंजुम साहब ने और सिराज भाई ने कहा। मैं ये कहता हूँ कि जहाँ ये वोट मांगने जाती है ये पॉलिटिकल पार्टियाँ, वहाँ जाके ये अपने CNSE कार्ड भी मांग ले वहाँ जाके, तो हमारी तो कम से कम जान छूटे इस बात से। और पहले ही विद होल्डिंग एजेंट के लिए ये बार बार कहा गया है कि जी अगर हमने कलेक्टर ही बनाना था तो वो कलेक्टर जो इस वक्त बैठे हैं जिनका काम कलेक्शन था वो क्या कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है जी? ये सॉल्यूशन पे हम बात करते हैं और ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में बात कर रहे हैं बजट 2019-20, क्योंकि बहुत अहम है। एक आम आदमी तक जो है, ख़ास तौर पे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बात करते हैं गरीब तबके की, बहुत ही पिसे हुए तबके की, तो उस तक इसका असर जा रहा है। वो बेचारा परेशान है इस आदाद शुमार के चक्कर को समझ नहीं पा रहा है। थोड़ा आसान अल्फाज में हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट साहब आप फरमाएं, ये जो गैस के प्राइसेस हैं, LNG के प्राइसेस हैं, बिजली के प्राइसेस हैं, या हम इंपोर्ट पर टैक्स की बात करें, कहीं से भी कोई चीज़ें जो लग रही हैं, इन द एंड जो बीच में ताजिर लोग हैं वो कि उन्हें भी मुश्किल हो रही है, लेकिन उन्होंने भी क्या करना है कि अपने रेट बढ़ा देना है और आखिर में जाके जो कंज्यूमर है वो देना तो उसी ने है उसको पैसे को। तो ये तो वो जो महंगाई की बात लास्ट सेशन में हो रही थी, जिस तूफान की अंजुम निसार साहब बात कर रहे थे, ये तो फिर बहुत आगे पहुंच जाएगा। आप क्या समझते हैं? देखें, ये जब बजट आया तो उससे पहले असद उमर साहब थे जी। अब वो नेगोशिएशंस हो रही थी IMF के साथ। आखिर में जब फाइनल हुआ तो उसमें IMF के साथ जो एग्रीमेंट साइन हुआ उसकी एक 3 झलक जो है वो मैं आपको बता दूं। पहली बात तो ये थी कि जी स्टेट बैंक को फ्री किया जाए, तो वो उन्होंने उसको ऑटोनोमस बॉडी की हैसियत से फ्री कर दिया, यानी प्राइस डिक्लेरेशन जो करनी है वो फ्रीली करेंगे, उसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री कोई अपना रोब नहीं रखेगी। ठीक। दूसरी बात थी कि जी ओगरा को फ्री कर दें, और तीसरी बात थी नेपरा को फ्री कर दें। अब इन दोनों को फ्री करने से ये है कि जो आपने चार्जेस बढ़ाने हैं घटाने हैं, हालांकि नॉर्मल तरीका पाकिस्तान का या हमारे लॉ में जो मौजूद है वो ये है कि जब भी ओगरा या नेपरा को जब भी यूँ लगता है कि जी एस्टिमेटेड कॉस्ट रेवेन्यू में लॉसेस है किसी भी सेक्टर पे, तो SSGC और SNGPL ओगरा के पास एप्लीकेशन करती हैं, उसकी एप्लीकेशन पब्लिक अखबार में छपती है और फिर हम उसके अंदर में एज ए डिफेंडेंट जाते हैं कि ये कॉस्ट बढ़नी नहीं चाहिए प्राइस, क्योंकि इनकी UFG के अंदर में ये प्रॉब्लम है, और बला बला हम सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करके बताते हैं। ठीक। अब उन्होंने IMF से ये खुली चिट ले लिए और उनकी जब मर्जी आएगी वो प्राइस फैक्टर बढ़ा देंगे और हमारे लिए एक और मुसीबत आ जाएगी। ठीक। जबकि हम एनर्जी सेक्टर पे
बड़ा पीछे की तरफ जा रहे हैं। LNG सेक्टर इंपोर्ट हो रहा है, उसके बारे में मैं और उसके आपको साथ आगे साथ जो हमारी सनतें, 5 बड़ी सनतें जो हैं, इसमें टेक्सटाइल है, लेदर है, स्पोर्ट्स है, चमड़ा है, सर्जिकल है, उस पर जो 17% टैक्स लगा है सिराज साहब, तो उस पर जो खासतौर पर इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं वो सब एहतजाज और हड़ताल और प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी तरफ आ गए हैं। आप क्या समझते हैं, ये जो लगा है 17% टैक्स जो इस पर बात की गई है, यह दुरुस्त है? देखें, मैं ये समझता हूँ कि इसको आप ज़रा प्रॉपर पर्सपेक्टिव में देखें। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जीरो रेटेड थी, जीरो रेटेड होनी चाहिए, ठीक है, उसको जीरो रेटेड रखना चाहिए। इशू जो था ना, जो FBR कहता था और दूसरे टैक्स के लोग कह रहे थे, वो ये था कि जो SRO 1125 है जिसके तहत ये जीरो रेटेड चलता था, उसमें कुछ ऐसे लगूनात हैं जिसकी वजह से कुछ लोग उसको मिसयूज कर रहे हैं और उसमें लोकल सेल पे भी जीरो हो जाता था ठीक। और इस तरह की। मैं समझता हूँ कि चैम्बर ने शुरू में भी कहा था, हम गए थे जिस दिन ये बात कर रहा है जुनैद, उस दिन जिस 18 अप्रैल को हम गए थे, उसी दिन जिस दिन असद उमर ने इस्तीफा दिया, जी, इत्तेफाक से हम वहाँ थे, तो बात हमने उस वक्त भी यही कही थी, आज भी ये कहते हैं कि जीरो रेटेड रहना चाहिए, ठीक। वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। मगर अगर कोई इशू है तो उस इशू का रेक्टिफिकेशन थ्रू SRO होना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट के एक्सचेकर को नुकसान नहीं होना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब मसला क्या है कि मैं समझता हूँ मेजोरिटी लोग अभी समझ रहे हैं कि ये बात सही है, कुछ लोग हैं जो अभी भी समझ रहे हैं कि नहीं ये नहीं होगा। मगर अब ये सेटलमेंट मैं आज भी कहूँगा, आपके इस प्रोग्राम में रिक्वेस्ट करूँगा दोनों साइडों को, ठीक है कि भाई आप टेबल पर बैठे ठीक है और इसका फैसला ठीक है, करें, ठीक है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को खराब ना करें। नहीं करें बहुत, बल्कि वो तो बढ़ानी चाहिए। एक्सपोर्ट तो हमारी वैसे ही हम पीछे रह गई है और इस अमल के बाद तो और वो पीछे हो जाएगी। सर, मैंने FBR के रोल पे आपसे बात करनी, क्योंकि इस पर आप काफ़ी बात करते हैं, लेकिन मैं ज़रा उससे पहले आसिफ साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा कि ये जो हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि लोगों को रोज़गार मिले, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, ताकि वो एक जो डॉलर का जो हाल हुआ है उसका बुनियादी तौर वजह यही है कि हम हर चीज़ मार्केट में, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्टेड इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने खुद ज़ाती तौर पे बहुत दफ़ा सोचा कि यार हम भी एक नारा लगाएं मेड इन पाकिस्तान का। ठीक है, नारा तो लगा दें, लोगों को तकरीर करने में तो अच्छा लगता है, लेकिन कौन सी प्रोडक्ट है मेड इन पाकिस्तान की क्वालिटी की जो हमारे घर में या कहीं पर भी इस्तेमाल हो रही है? मिलेगा क्या मार्केट के अंदर? या आपने हमारी इंडस्ट्री को क्या ऐसी सहूलतें फराम की है कि जो मेड इन पाकिस्तान की क्वालिटी चीज़ें जो मार्केट में मौजूद होंगी? तो इस हिस्से में जो न्यू इकोनॉमिक जोन जो जिसका गवर्नमेंट ने बताया, जिसमें 2 कराची के अंदर भी हैं, आप क्या समझते हैं कि उससे कुछ फ़र्क पड़ सकता है जो इकोनॉमिक जोन की बात हो रही है? जी हाँ, इकोनॉमिक जोन बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं और बड़ा रोल प्ले करते हैं मुल्क की इकॉनमी में और एक्सपोर्ट बढ़ाने में। और 9 ये अनाउंस हो चुके हैं CPEC के तहत। जी, इसमें फैसलाबाद में भी है, KPK में भी है, कराची में भी हैं। असल इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं ये मौजूदा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स की तर्ज पे बन रहे हैं। और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो हैं हमारे 5 एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, वो कोई भी काम नहीं कर सका अलावा इसके कि कराची जोन वो कुछ काम कर रहा है, वो $25 मिलियन की वो एक्सपोर्ट कर सका। तो हमारा क्या, जो इन्वेस्टर्स हैं उनका क्या मुतालबा है कि इकोनॉमिक जोन्स भी जो बन रहे हैं, यहाँ जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी ऑन बोर्ड लें, ताकि वो जो खराबियाँ या प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स में वो ही वहाँ रिपीट ना हो। उसमें बहुत सारे मामलात हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको अर्ज कर दूँ, जो इन्वेस्टर्स का मुतालबा है वो ये कि लैंड को एग्जेम्पशन नहीं होनी चाहिए। देखें, टैक्स हॉलीडे आप अनाउंस करते हैं, आप अनाउंस करते हैं कि 2010 से लेकर 2020 तक अगर आप इन्वेस्टर को एग्जेम्पशन दें कि जिस साल में वो आए उससे अगले 10 साल, तो उससे क्या होगा कि अगर आप एक इकोनॉमिक जोन में एक भी प्लॉट खाली रहेगा तो वो अट्रैक्शन का बायस होगा किसी भी इन्वेस्टर के लिए, किसी भी बायर के लिए। अगर मैं 2010 में आया और 2020 में ख़त्म हो गया तो मेरे पास 10 साल है, और अगर जो 2018 में आ रहा है उसके पास सिर्फ 2 साल रह गए, तो इससे चार्म खत्म हो जाता है इकोनॉमिक जोन का। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट की डेट से दिया जाए तो इससे बड़ा फ़ायदा हो सकता है। दूसरी बात, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं EPZ में, उसको दूर किया जाए और उनको दूर करके रेक्टिफाई करके फिर इकोनॉमिक जोन्स का जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। पाकिस्तान में 2 इश्यूज हैं कि आप अपने इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं, रेवेन्यूज कैसे बढ़ा सकते हैं, आप ट्रेड बैलेंस कैसे वो बैलेंस कर सकते हैं। इंपोर्ट आपकी आज $55 बिलियन हैं,
एक्सपोर्ट का मुझे ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने 5 जियो रेटेड सेक्टर्स को दिया हुआ है। ये चीज़ अप्लाई पूरे पाकिस्तान की तमाम एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज को क्यों नहीं कर दी जाती? जो नए ट्रेडिशनल आइटम या नॉन ट्रेडिशनल आइटम जो आना चाहते हैं, फैक्ट्री लगाना चाहता है, वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है। जब वो डोमेस्टिक माल बेचेगा उसको 17% आप लगा दें, जब वो एक्सपोर्ट करेगा उसको भी बिजली 0 रेट कम पे दें, उसको भी गैस का रेट पे दें, तो मुल्क में तब एक्सपोर्ट कल्चर क्रिएट होगा, तब नया इन्वेस्टर आएगा, नए सेक्टर्स में जाएगा। जो लोड एक सेक्टर में पड़ा हुआ है पिछले 50 साल से 55-60%, पाकिस्तान खुद इतनी बहुत बड़ी पाकिस्तान खुद एक बहुत बड़ी मार्केट और सपोर्ट करें, और पाकिस्तान खुद एक बहुत बड़ी मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट में बेचेगा, डोमेस्टिक मार्केट में जाएगा और उसको जब मौका मिलेगा वो एक्सपोर्ट बढ़ाएगा। ये दो जरिए हैं, या आप रेमिटेंस बढ़ा सकते हैं। रेमिटेंस 50% दिसंबर 17 के बाद, आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ 50% करेंसी डिवैल्यूएशन हुई है। रेमिटेंस आपकी उस वक्त $20 अरब थी, आज 22 क्लोज करेंगे 30 जून को, 10% बढ़ी। इतनी मैसिव डिवैल्यूएशन के बाद आप और डिवैल्यूएशन कर ले तो 24 बिलियन हो जाएंगी। एक्सपोर्ट्स आप बढ़ा सकते हैं, एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट कल्चर आप क्रिएट करें अक्रॉस द बोर्ड तमाम इंडस्ट्रीज को, इनको भी सपोर्ट दें, टेक्सटाइल वालों को जो कहते हैं, और ये 5 सेक्टर नहीं 50 सेक्टर हैं जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करे, बिजली कम दाम पे दें, उसका लोड आप दूसरे सेक्टर से डाल रहे हैं ना। आप इंपोर्टेड आइटम पे डाल देते हैं, आप लग्जरी गुड्स पे डाल देते हैं, तो उनको आप प्लीज सपोर्ट करें, तब आपके जाके करें बैलेंस। तो हम सारी जिंदगी कभी इधर ABC से उधार मांगते रहेंगे और लेके आपका कर्ज लेके उसका, उनका कर्ज लेके उनको देते रहेंगे, इसका मसला ये हल। ठीक है इब्राहिम साहब फरमाइए, कैसा लगता है आपको बजट ये जो आया है, क्या ताजिर बरादरी क्या सोच रही है इस पर? देखिए, अगर हम ओवरली इस बजट पर फोकस करें, इसका पस मंज़र ना देखें तो गलत होगा। पस मंज़र ये है कि ये हुकूमत आए हुए तकरीबन 10 माह हुए हैं और इससे पहले तकरीबन 95 अरब रुपए तक, डॉलर्स तक हमारे कर्जे पहुंच चुके थे। अब जब हम बजट बनाते हैं तो एक आज़ादाना पॉलिसी हम बना ही नहीं सकते जब तक कि हम IMF या वर्ल्ड बैंक के जो लाए हुए लोग और उनके इम्पोज किए हुए शराइत पर हम अमल ना करें। अब ये यू डोंट हैव दैट फ्रीडम। अब 2 इश्यूज मेजर हर गवर्नमेंट के लिए होते हैं, उनका और सर्कुलर डेट मिला के 1600 से 1700 बिलियन साल का घाटा होता है। उसकी कोई एलोकेशन रखी है बजट में? कहीं नजर नहीं आएगी आपको। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं सिराज साहब कि जो PTI है, इमरान खान साहब हैं, ये अपोजिशन करना बहुत अच्छा जानते हैं, अपोजिशन ही सही था, हुकूमत इनको ज़रा मुनासिब नहीं है, इनके लिए सूट नहीं कर रही हुकूमत करना है। भाई 22 जुलाई जी इलेक्शन से 3 दिन पहले इमरान खान अपनी टीम के साथ चैम्बर में आया था। ठीक, हमने कुछ तकरीरें की थी और हमने कुछ बातें उनसे की थी कि देखो हम आप सपोर्ट करते हैं आपको इसलिए कि तब्दीली की आप बातें करते हो, ठीक, और अब ये माहौल जो बना हुआ है वो लगता है आप जीत जाओगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे। रिकॉर्ड पे है, रिकॉर्डेड है। मगर 2-3 बातें आप याद रख लेना कि अगर आपने जमीन पे पांव रख के ना चले, जितनी बातें की है उस हिसाब से आपके लोगों ने काम ना किया, तो हम वही कराची चैम्बर जो आपकी सपोर्ट कर रही है हो सकता है आपके खिलाफ हो जाए। ठीक। और आज मैं फिर ये कहना चाहता हूँ खान साहब से, और सबसे बड़ा जो मैंने इनको पहले भी कहा था कि भाई जब वो उस कुर्सी पे कोई बैठ जाता है ना तो उसको घेरा तंग हो जाता है। ठीक है। सिर्फ वो लोग नज़र आने लगते हैं जो उसके खास होते हैं, जो उसको फीड करते हैं। ठीक। और फिर ग्राउंड रियलिटी से वो बाखबर नहीं रहता। ठीक। उससे बड़ा नुकसान होता है। आज भी वक्त है ये FBR वालों को, ये बजट बनाने वालों को एक मरतबा बिठा ले और इसमें वो करेक्शंस करा ले जो ये समझता और ये अपनी बातों से कराए। देखें इसमें कोई इकोनॉमिस्ट बनने की उनके जरूरत हाथ नहीं में है। कुछ नहीं है, वो भाई उसको ये IMF बताना है पीछे कि मौजूद देखो है, पुराने पर टैक्स इंटरनेशनल ना इदारे लगाओ। मौजूद हैं, गरीब आदमी को अफेक्ट कर रहा है, हटा दो। पुरानों पर टैक्स न लगाओ, नए चोरों को पकड़ो हमारी बला से, बिजनेसमैन चोर है पकड़ो लटका दो, हम आवाज नहीं निकालेंगे। मगर एक ईमानदार के ऊपर उंगली उठाई ना और उसकी पगड़ी उछाली तो ये इमरान खान के पीछे पूरा सबसे पहले कराची चैम्बर होगा। ठीक है, वेरी क्विक अंजुम साहब। मेरा ख्याल जो सवाल आपने किया था कि कराची क्या करे कराची चैम्बर, अगर आप पिछले 2-4 साल के पेपर्स ले लें, ये नहीं कि दूसरे चैम्बर्स नहीं करे, कराची चैम्बर सबसे ज़्यादा फोकल है, बात करता है, लड़ता है। और यही वजह शायद गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, कराची चैम्बर को इतना पसंद नहीं करती। लेकिन हम बोलते रहेंगे, करते रहेंगे, क्योंकि जो बात दिल में होती है, जो मसले होते हैं, हमेशा बोलो। ये वजूहत है कि आज 22-23 साल से कराची चैम्बर की लीडरशिप यहाँ बैठी हुई है। सोलर की जो आपने बात की, ये बता दूँ, इस बजट के अंदर गवर्नमेंट ने इकदाम किए हैं, ड्यूटी फ्री के बहुत, फोटोवोल्टिक सेल तमाम को, सोलर को सपोर्ट करना चाहिए। कराची चैम्बर भी सपोर्ट करती है इस चीज़ को कि एनर्जी हमें चाहिए।
कम रेट में चाहिए और ये इंशाल्लाह वी आर विद यू। जी, आज हमने सवाल उठाए कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, और ये जो सवाल हैं जो खुद यहाँ जो लीडरशिप है चैम्बर की ये भी उठा रही है, बहुत ज़बरदस्त मशवरे दे रही है। ये लोग जो हैं ये ग्राउंड पे मौजूद हैं, ये लोग वो हैं कि जिनसे इस मईशत का पहिया चल रहा है, और इनको अगर ये लोग सेटिस्फाई होंगे तो ये मज़ीद इन्वेस्टमेंट करेंगे मईशत का पहिया, और जो फ्लो जो पैसे का होता है माशरे में, जो ऐसा महसूस होता है कि रुक गया है, पैसे का फ्लो नहीं हो पा रहा है मार्केट के अंदर, माशरे के अंदर गरीब आदमी तक, वो ज़रा रफ्तार उसकी बढ़ेगी। तो इनका मुतमईन होना और इनके मशवरों पर गवर्नमेंट का अमल करना बहुत ज़रूरी है। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का।